प्रिय छात्रों, आप सभी का एमएस पटेल ई लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर हाई स्कूल कक्षा 10 विज्ञान पर है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम धातु और अधातु की परिभाषाएं और उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, धातुएं और अधातुएं यहाँ पर इनका अंतर क्या होता है, धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। सो सामान्य रूप से बच्चों हम लोग जानते हैं कि वे प्रायः ठोस पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं और जो प्रायः जिनके परमाणु धनात्मक आयन बनाते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, अर्थात ऐसे तत्वों के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं धातु तत्व कहलाते हैं। धातुओं में विशेष प्रकार के गुण होते हैं। उन्हें पीटने पर उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम धात्विक ध्वनि या सोनोरस साउंड कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्लों से और पानी आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो अम्लों पर या पानी पर क्रिया से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं करती हैं। धातुओं में एक विशेष गुण ये भी होता है कि उन्हें पीटने पर उनको चादर में बदला जा सकता है, अर्थात उनके चादर बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को बच्चों आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ धातुओं में एक गुण ऐसा भी होता है कि उनको खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं, तो इस गुण को बच्चों तन्यता का गुण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है। तो अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 कमरे के ताप पर द्रव होती है, नंबर 2 बी पार्ट चाकू से काटी जा सकती है, नंबर सी पार्ट ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो, नंबर डी पार्ट ऊष्मा की कुचालक हो। सो बच्चों, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह धातु मरकरी या पारा होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी पार्ट का आंसर है बच्चों, जो ऐसी धातुएं जो चाकू से काटी जा सकती हैं। ऐसी धातुएं सॉफ्ट मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि ऐसी धातुएं जो अत्यधिक मुलायम होती हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है। अब सी पार्ट का आंसर बच्चों कि चांदी, तांबा और एल्युमिनियम ऐसी धातुएं होती हैं जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, उससे थोड़ा सा कम तांबा और उससे थोड़ा सा कम एल्युमिनियम। ये धातुएं, तीनों धातुएं ऊष्मा की, न केवल ऊष्मा की बल्कि विद्युत धारा की भी सबसे अच्छी चालक धातुएं होती हैं। डी पार्ट का उत्तर बच्चों डी पार्ट में है कि कौन सी धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की कुचालक, विद्युत धारा की नहीं, ऊष्मा की कुचालक। तो ऊष्मा की कुचालक बच्चों ऐसी धातुएं होती हैं वो जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं हैं। ऐसी धातुओं में बच्चों सीसा और मरकरी अर्थात लेड और पारा ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनसे होकर के ऊष्मा अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होती है। सीसा और मरकरी धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि आघातवर्ध तथा तन्य से क्या तात्पर्य। दूसरे शब्दों में कहें आप कि आघात वर्धनीयता और तन्यता से क्या तात्पर्य होता है। सो बच्चों, यहाँ पर ऐसी धातुओं में एक विशेष प्रकार का गुण होता है
धातुओं का वो गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटने पर वे फैलती हैं और इस कारण उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। उनको उन चादरों से विशेष प्रकार से हम उन चादरों से मोल्डिंग करके बर्तन आदि बना सकते हैं। तो धातुओं के इस गुण को बच्चों आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। और इसी प्रकार बच्चों ऐसी मतलब धातुओं का एक गुण, दूसरा गुण ये भी होता है कि धातुओं को खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक, इस गुण को तन्यता का गुण कहते हैं। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण बच्चों सबसे ज़्यादा सबसे अधिक गोल्ड धातु में होता है। सोने का 1 ग्राम धातु से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इतना महीन तार खींचा जा सकता है क्योंकि गोल्ड में तन्यता का गुण अत्यधिक होता है, अत्यधिक रूप से तन्यता का गुण पाया जाता है। सो धातुओं का ये गुण जिसके कारण उनको खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं, तन्यता डक्टिलिटी कहलाती है और आघात वर्धनीयता को बच्चों अंग्रेजी में मिलेबिलिटी कहते हैं। सो इस तरह से धातुओं में ये 2 प्रमुख गुण होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम धातु को केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है? बच्चों सोडियम धातु अति क्रियाशील धातु होती है। हम जानते हैं कि यह धातु सोडियम धातु वायु की नमी और वायु की ऑक्सीजन से बहुत शीघ्रता से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड में बदल करके समाप्त हो जाती है, अर्थात डस्ट में बदल जाती है। सो बच्चों सोडियम धातु को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है ताकि वह नमी और वायु के संपर्क में ना आने पाए और इस तरह से वायु से या नमी से, नमी में जो वायु में जो पानी है उस नमी से क्रिया ना करने पाए और इस तरह से उसको सुरक्षित रूप से रखा जाता है मिट्टी के तेल में डुबो करके। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 है रक्त तप्त लोहे पर भाप की क्रिया के लिए समीकरण लिखिए और नंबर 2 है कैल्शियम व पोटेशियम पर ठंडे जल की क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। समीकरण आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 के 1 में हम लोग जानते हैं कि जब रक्त तप्त अर्थात बहुत अधिक ऊंचे ताप तक गर्म रक्त तप्त लाल गर्म लोहे पर जब पानी की भाप प्रवाहित की जाती है बच्चों तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, अर्थात लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस क्रिया का रासायनिक समीकरण बच्चों किस प्रकार से लिखा है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। यहाँ पर 4H2O जो लिया गया है, पानी जो लिया गया है वो भाप के रूप में लिया गया है। भाप को जो है रक्त तप्त लोहे पर प्रवाहित किया जाता है तो लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा पार्ट है बच्चों कि आपको समीकरण लिखना है कि पोटेशियम और कैल्शियम धातुओं पर पानी की क्रिया से क्या होता है। बच्चों ये दोनों ही धातुएं पोटेशियम और कैल्शियम दोनों ही धातुएं ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन गैस मिलती है। और बच्चों यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि पोटेशियम धातु पर होने वाली क्रिया तीव्र गति से होती है जबकि कैल्शियम धातु पर होने वाली क्रिया ये थोड़ी सी मंद गति से होती है। लेकिन दोनों ही धातुएं पानी से ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। पोटेशियम पर ठंडे जल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होती है उसके लिए रासायनिक समीकरण होता है 2K + 2H2O दैट गिव्स 2KOH + H2, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है।
इसी प्रकार से बच्चों कैल्शियम धातु पर ठंडे जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। Ca+2H2O that gives CaOH whole twice प्लस हाइड्रोजन प्लस H2। सो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखा कि आपसे पूछा गया था कि पोटेशियम और कैल्शियम धातुओं पर ठंडे जल की क्रिया होती है तो क्या बनता है, और आपको रासायनिक समीकरण देना था। बच्चों 5वां प्रश्न है, अभिक्रियाशील धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है। आयरन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया का समीकरण लिखिए। सो बच्चों सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो धातु तत्वों की और अधातु तत्वों की क्रियाशीलता के क्रमबद्धता को व्यक्त करती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातु तत्व आने वाले सभी तत्व हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं और ऐसी धातुएं अम्लों पर क्रिया करके तनु अम्लों पर क्रिया करके और कुछ धातुएं तो पानी से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं। सो बच्चों यहाँ पर है कि अभिक्रियाशील धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है। आयरन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया का समीकरण लिखिए। सो बच्चों इसका आंसर है कि अभिक्रियाशील धातुओं पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक। और जब आप आयरन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए आयरन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। इस क्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है 2Fe + 3H2SO4 that gives Fe2SO4 whole thrice + 3H2। यहाँ पर फेरिक सल्फेट बनता है बच्चों और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि जो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 6 में है, जिंक को आयरन सल्फेट अर्थात फेरस सल्फेट, आयरन जो है सेकंड सल्फेट लिखा है, तो इसका मतलब है बच्चों कि आयरन जिसकी संयोजकता 2 हो ऐसा सल्फेट, तो आयरन सल्फेट यहाँ पर फेरस सल्फेट विलयन में डालने पर क्या क्रिया होती है। जिंक की कतरन को फेरस सल्फेट विलयन में डालने पर क्या क्रिया होती है। बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक आयरन से ऊपर आता है, अर्थात जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील धातु होती है। जिंक अधिक क्रियाशील होता है आयरन से, इसलिए बच्चों जब आप जिंक की कतरन को आयरन सल्फेट विलयन में डालते हैं अर्थात फेरस सल्फेट विलयन में डालते हैं तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण फेरस सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है और स्वयं उस जगह जुड़ जाता है अर्थात जिंक सल्फेट बना लेता है। तो ये क्रिया वास्तव में बच्चों विस्थापन क्रिया है। इसमें आयरन का विस्थापन जिंक के द्वारा हो जाता है, तो इस तरह से आयरन धातु मुक्त हो जाती है और जिंक सल्फेट बन जाता है। सो बच्चों इस क्रिया के रासायनिक समीकरण को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। जिंक सॉलिड स्टेट में उसकी कतरन ली गई है प्लस FeSO4 एक्वस अर्थात जल में विलयन फेरस सल्फेट का, इस पर इनकी क्रिया से मिलता है बच्चों ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस और प्लस Fe सॉलिड अर्थात आयरन धातु जो है मुक्त हो जाती है और जिंक सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट का विलयन बच्चों मडी ग्रीन होता है
ठीक। और जिंक सल्फेट जो है विलयन जो होता है वो बच्चों जो है वो लगभग लगभग जो है मडी कलर का होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि फेरस सल्फेट का जो मडी ग्रीन कलर था वो डिसअपीयर हो जाता है और आयरन धातु मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 7 में बच्चों पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक क्या है बच्चों? धातु तत्व और अधातु तत्वों के बीच जब क्रिया होती है तो धातु तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है और वो इलेक्ट्रॉन अधातु तत्व के परमाणु के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और वो अधात्मक अर्थात ऋणात्मक आयन बनाता है। ये धन आयन धातु आयन से धनात्मक आयन और धातु परमाणु से धनात्मक आयन और अधातु परमाणु से ऋणात्मक आयन्स प्राप्त होते हैं और ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं विद्युत आकर्षण के कारण तो लवण बनाते हैं और ये ऐसा लवण आयनिक यौगिक कहलाता है और ऐसे यौगिक में विद्युत संयोजी बंध होता है अर्थात इन आयनों के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है? वही एक प्रकार का आयनिक बंध होता है। अब बच्चों आयनिक बंध अत्यंत जो है प्रबल होता है और इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उच्च ताप पर ही प्राप्त हो सकती है। मतलब लवण को जब आप उच्च ताप तक गर्म करोगे तभी वो गलेगा क्योंकि उसके आयनों के बीच में प्रबल बंध होता है, इसलिए उच्च ताप तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है बच्चों कि आयनिक यौगिकों के गलनांक अन्य सामान्य यौगिकों अन्य जो है सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में ऊंचे होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक अन्य यौगिकों के सापेक्ष उच्च होते हैं और उसका कारण है इनके आयनों के बीच में वैद्युत संयोजी बंध जो एक प्रबल बंध होता है और जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उच्च ताप पर ही प्राप्त होती है। थैंक यू बच्चों, ये थे धातु और अधातु अर्थात अध्याय नंबर 3 पर आधारित जो है प्रश्नों के या अभ्यास प्रश्नमाला के उत्तर। बच्चों इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर से संबंधित अन्य अभ्यास प्रश्नों के उत्तरों को क्रमबद्धता में प्रस्तुत करेंगे। ये अब इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों गुड बाय, नमस्ते। ये रहा आपका धातु और अधातु जो है अध्याय की प्रश्नमाला के उत्तर।